सत्ता में आज आपको बताएंगे कैसे वॉशिंग मशीन वाली सियासी लड़ाई अब एक बड़ा हथियार बन चुकी है। टीएमसी के बाद अब कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ वॉशिंग मशीन के साथ हल्ला बोल दिया है। आज कांग्रेस के नेताओं ने वॉशिंग मशीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बीजेपी में नेताओं के दाग धुलने वाले आरोप भी लगाए। कांग्रेस को इनकम टैक्स के नए नोटिस पर भी सियासी लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। सत्ता में आज माफिया मुख्तार अंसारी की बात भी होगी, जिसकी मौत पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर मुख्तार के बाद उसके गैंग का क्या होगा। मुख्तार के गैंग IS 191 को कौन चलाएगा। मुख्तार की माफिया पत्नी आफशान अंसारी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, इसकी भी आज चर्चा हम करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ में बड़ी रैली है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद यह पीएम की पहली जनसभा होगी। वहीं अमित शाह भी कल से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल से 6 दिनों में 4 राज्यों का दौरा करेंगे। राजस्थान, कर्नाटक, यूपी और तमिलनाडु में अमित शाह चुनावी सभाएं करेंगे। राजनीतिक अपडेट बिहार से भी है, जहां चिराग पासवान की पार्टी LJP-R ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। चिराग पासवान खुद हाजीपुर से लड़ेंगे। वहीं चिराग के चाचा पशुपति पारस ने आज कहा कि हम एनडीए के अभिन्न अंग हैं। एनडीए देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पीएम का फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। दिल्ली में आबकारी घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से आज ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ की। कैलाश गहलोत पर आबकारी नीति बनाने का आरोप है। और सत्ता के न्यूज मित्रों को एक और अपडेट दे दें। आज राष्ट्रपति भवन में दिवंगत चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। कल लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जाएगा। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं मुख्तार की मौत के बाद सुलगते सवालों के साथ। मट्टी देने के लिए, अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ता हुआ उनको जहर देकर के मारा गया। सुनो सुनो सुनो, अफसान अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी ये अपनी गिरफ्तारी न दे रही हैं, न गिरफ्तार हो रही हैं। तो सत्ता में बात करते हैं उस माफिया की जो अब मिट्टी में मिल चुका है। वैसे मिट्टी में मिलने की आजकल की जो कहावत है उसके मायने भी कुछ कुछ बदल गए हैं, लेकिन ये हकीकत है और हमारे देश में हमेशा कहा जाता है कि ये शरीर मिट्टी है और इसको मिट्टी में ही मिलना है। लेकिन हम बात मुख्तार अंसारी की कर रहे हैं, जिसका गैंग, जिसके गुर्गे, जिसकी संपत्ति, सब कुछ अब धीरे धीरे कानून के शिकंजे में आ रहा है। धीरे धीरे सारी माफियागिरी खत्म हो रही है। आज मुख्तार अंसारी को सुबह 10:45 पर गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। माफिया के जनाजे की भीड़ बता रही थी कि कैसे मुख्तार का दबदबा गाजीपुर और इसके आसपास के इलाकों में था। इसके जनाजे में करीब 30,000 लोग पहुंचे थे। उससे पहले मुख्तार के पैतृक घर में उसका शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उसके बेटे उमर ने जनाजे पर पहले इत्र छिड़का, मुख्तार की मूंछों पर आखिरी बार ताव दिया। उसके बाद नमाज जनाजा की रस्म अदा की गई। उसके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित कब्रिस्तान में उसको दफना दिया गया। इन तस्वीरों और मुख्तार की मौत मिस्ट्री के साथ बड़ा सवाल यह भी है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके माफिया साम्राज्य का क्या होगा। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा था, मुख्तार अंसारी जेल से ही गैंग चलाता था, तो अब कौन चलाएगा मुख्तार का IS 191 गैंग। मुख्तार का एक बेटा जेल में है, पत्नी फरार है, तो अब IS 191 गैंग का क्या होगा। मुख्तार की 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का क्या होगा। इससे पहले आज कैसे मुख्तार को सुपुर्द खाक करने के दौरान मुख्तार के भाई अफजल अंसारी और प्रशासन के बीच बहस हुई, ये भी आप देख लीजिए। कुछ भी हो, हम हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए, अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है।
कस्बा नहीं, जहां के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कई ऐसे सवाल हैं जो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उठ रहे हैं। आपको मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति वाली पूरी कहानी बताएंगे। इसकी मौत मिस्ट्री पर उठ रहे सवालों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे मुख्तार को सुपुर्द खाक करने के दौरान समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा था और कैसे मुख्तार की मौत पर उसके भाई अफजाल अंसारी सवाल उठा रहे हैं। अफजाल ने दावा किया है कि हमारे पास मुख्तार को जहर देने का पुख्ता सबूत है। मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाया गया है। लौट जाइए, बात बिल्कुल खराब हो रही है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी बात मानिए। सफेद कफन से लिपटा हुआ मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर और हर कोई उसे छूना चाहता है, हर कोई उसे देखिए उसे एक तरह से कह सकते हैं कि नमाज के बाद, जनाजे की नमाज की बाद की ये तस्वीर है, जिस तस्वीर में मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ता हुआ। आखिरकार मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी लोगों से इस बात की इल्तिजा कर रहे हैं कि कृपया लौट जाइए, उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। ये देखिए हाथ में माइक लिए हुए अफजाल अंसारी अनाउंस कर रहे हैं, यहाँ से भीड़ अब धीरे धीरे आप लोग खत्म कीजिए। जो मिट्टी डालने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया खत्म हो गई है और कृपया अब आप लोग अपने अपने घर की तरफ वापस जाइए। लौट जाओ लोग, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर आकर के कब्र बराबर हो जाए, फातिया हो जाए, उसके बाद आप ही मट्टी डाल के पढ़ देना। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, जो लोग अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको हम ऊपर दिखलाएं तो नीचे से लेकर ऊपर तक सुरक्षा बलों ने इंतजाम किए हैं। वहाँ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। आपको ड्रोन तस्वीरों में दिख रहा होगा। पूरे इलाके में इस तरह से ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। ये एहतियातन अंदर हालांकि जाने की इजाज़त लोगों को नहीं है। इन्होंने नारेबाजी की है, उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है और एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है। साजिश करके दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए इनकी हत्या की गई। वो अभी राजनीतिक लाभ तो क्या मिलेगा उनको, तो आएंगे तो अपना बुलडोजर लेके आएंगे, कहेंगे कि हमने मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे धर्म के अनुसार किसी की मौत होती है तो उसको मिट्टी में दफन किया जाता है। कहा जाता है एक वक्त था जब मुख्तार के सामने नेता और बड़े बड़े अफसर सिर झुकाया खड़े रहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी माफियागिरी पर न सिर्फ कानून का चाबुक चला है, बल्कि मऊ गाजीपुर से अंसारी परिवार का रुतबा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दावा है पुलिस और ईडी के सूत्रों के मुताबिक अंसारी परिवार के पास करीब 15,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है। पिछले बीते करीब 4 साल में मुख्तार एंड कंपनी की 576 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त और ध्वस्त हो चुकी है। लगभग 291 करोड़ 19 लाख की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि 284 करोड़ 77 लाख की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। सिर्फ मऊ में ही 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। साल 2020 में गाजीपुर में मुख्तार के गजल होटल को ध्वस्त किया गया था। यह गाजीपुर में मुख्तार के ऑफिस की तरह था। इसके बाद मऊ में मुख्तार की एक और आलीशान बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी गई थी, जहां अब सिर्फ खंडहर बचा हुआ है। मुख्तार की मौत को लेकर रहस्य और तमाम सवालों के बीच एक चेहरा अभी भी गुमनाम है। वो है मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी। मुख्तार की मौत के बाद भी अफशा अंसारी का कोई अता पता नहीं है। पुलिस को लंबे समय से फरार अफशा अंसारी का इंतजार है। माना जा रहा था कि वो पति के अंतिम दर्शन के लिए जरूर आएंगी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। मुख्तार अंसारी की फरार बेगम अफशा अंसारी की कहानी भी किसी माफिया से कम नहीं है।
अफशान अंसारी के खिलाफ जो आरोप हैं, जो केस दर्ज हैं, उसके आधार पर आप इन्हें मैडम माफिया भी कह सकते हैं। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कैसे मुख्तार के जेल जाने के बाद अफशान अंसारी ने माफिया साम्राज्य को ऑपरेट किया और क्या क्या आरोप अफशान अंसारी पर लगे हैं। अफशान अंसारी यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। 31 जनवरी 2023 को अफशान पर गैंगस्टर एक्ट लगा था, तभी से वो फरार हैं। अफशान अंसारी पर 75,000 रुपए की इनामी रकम है। आरोप है कि 2005 में मुख्तार के जेल जाने के बाद उसके सभी आपराधिक काम अफशान ही संभालती थी। मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी के खिलाफ 9 केस दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उसके इंटरस्टेट 191 गैंग के कामकाज को अफशान देख रही थी। पुलिस की माने तो इस गैंग के सरगना के तौर पर अफशान ने मऊ और गाजीपुर में कई जमीनों को कब्जाया है। इनमें गाजीपुर में गजल होटल लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन कब्जाने का मामला भी शामिल है। सुनो सुनो सुनो, अफशान अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी ये अपनी गिरफ्तारी न दे रही हैं, न गिरफ्तार हो रही हैं। अफशान के विरुद्ध पहले ही से वारंट है और वो इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है, ये भगवान न करे कि कभी किसी दुश्मन के ऊपर भी आए कि उसका सुहाग उजड़ जाए, वो अपने सुहाग का दर्शन भी न कर सके, किसी के ऊपर न आए, लेकिन हुआ ऐसा। क्योंकि अब वो जहाँ कहीं भी होगी, हमारे धार्मिक रीति के हिसाब से वो 4 महीने की तो इद्दत बढ़ाएगी, उसके बाद हो सकता है कोर्ट के सामने आए। वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाई है। देखिए, तमाम तरह कानून में विंडो होती है, किन्हीं विंडो से अगर उन्हें राहत मिल जाए तो ठीक है। अफशान अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी, इनके घर पे आज 82 CRPC की नोटिस चस्पा की गई है। और अब बात सत्ता के कलेश की, जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार और राजस्थान तक कलेश मचा हुआ है। कोई चुनाव लड़ने के लिए कलेश कर रहा है तो कोई मंच पर सम्मान पाने के लिए। कुल मिलाकर आज सत्ता के कलेश में कई सियासी आइटम हैं। पहले नंबर पर कांग्रेस की वॉशिंग मशीन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद 10 दिनों में कांग्रेसी निर्दलीय होने के करीब पहुंच चुके पप्पू यादव का दुख है। राहुल गांधी की नई गारंटी है जिसमें लोकतंत्र बचाने वाला एंगल है। और कलेश का एक वीडियो राजस्थान से है जिसमें मंच पर कलेश मच गया है। अब एक एक करके हर कलेश को समझ लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की वॉशिंग मशीन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने जब से बीजेपी का समर्थन किया है तब से उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में राहत मिल गई है। दावा है कि एयर इंडिया घोटाले मामले में सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच बंद कर दी है। इस खबर के बाद आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें वो एक वॉशिंग मशीन लेकर आए। इसका नाम है बीजेपी वॉशिंग मशीन। कांग्रेस पार्टी ने इस मशीन का इस्तेमाल करके भी दिखाया। एक सफेद रंग की टी शर्ट ली गई जिस पर स्कैम, रेपिस्ट, फ्रॉड, करप्शन जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद इसे वॉशिंग मशीन में डाला तो उधर से एक नई टी शर्ट निकाली गई जिसमें लिखा था बीजेपी। इसके बाद पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ जाने से पहले प्रफुल्ल पटेल पर कई तरीके के आरोप लगे थे और जांच चल रही थी, और बीजेपी के साथ आने के बाद अब उनके खिलाफ सीबीआई जांच को बंद कर दिया गया है। यह भी इस मशीन का कमाल है। एक बार कांग्रेस का वॉशिंग मशीन वाला डेमो देखिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। तो ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन ना केवल ये तेजी से सफाई करती है, आप बहुत हैरान होंगे जानकर, इसमें एक स्पिन का बटन भी है। स्पिन, वो स्पिन का बटन अगर आप दबा दें तो फिर कोई घोटालेबाज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, स्पिन हो जाता है पूरा गोल। जो कल तक घोटालेबाज था आज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, ईमानदार हो जाता है। ये दूसरा बटन है स्लो बटन। आप देखिएगा ध्यान से, स्लो बटन क्या है? किसी जांच को धीमा करना हो,
उससे पहले बात कर लो, बीजेपी में आ जाओ साहब, सब ठीक हो जाएगा। वो हाँ सोच रहा हूं कहेगा तो स्लो बटन में चला जाए, तो जांच धीरे हो जाएगी, कार्रवाई ढीली पड़ जाएगी। ये वाली टी शर्ट जाती है, पहले देखिए इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है भाई, उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जादू आपको दिखाया। तो बीजेपी पर हमला करने के लिए कांग्रेस ने न सिर्फ क्रिएटिविटी दिखाई बल्कि अपने हमले में तीखेपन और आंकड़ों का भी भरपूर इस्तेमाल किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अब तक कुल 21 ऐसे उदाहरण मिल चुके हैं जो विपक्ष में रहते हुए दागी थे, बीजेपी में अब वो क्लीन हो गए। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल, अशोक चव्हाण, अजीत पवार, हसन मुश्रिफ और हेमंता बिस्वा शर्मा का भी जिक्र किया। हालांकि बीजेपी इससे सहमत नहीं है। वैसे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, टीएमसी ने भी बीजेपी को घेरने के लिए आज वॉशिंग मशीन वाला प्रयोग किया। टीएमसी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंग मशीन लेकर आई। हालांकि कांग्रेस का डेमो ज्यादा बेहतर था। टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंग मशीन तो रखी, लेकिन इसका डेमो नहीं दिया। हां, यह जरूर कहा कि भ्रष्ट नेता बीजेपी में जाते हैं और बेदाग बाहर आते हैं। कुछ महीनों पहले प्रफुल्ल पटेल जी ने एनसीपी को तोड़ा, भाजपा के इस वॉशिंग मशीन के गठबंधन में शामिल हुए, इस वॉशिंग मशीन के अंदर गए और बाहर यूं निकल कर आ गए। ये प्रफुल्ल पटेल जी के साथ हुआ। ऐसे 21 उदाहरण हैं। कांग्रेस और टीएमसी क्या स्वयं को कीचड़ का तालाब मान रही है कि उसके पास सिर्फ कीचड़ ही हैं, गंदे लोग ही हैं और उनकी सफाई की आवश्यकता है? ये साफ तौर पर बताता है कि ये हताश है, निराश है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने वाले किसी भी व्यक्ति को भाजपा का विचार दर्शन स्वीकारना है और भ्रष्टाचार के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति जीरो टॉलरेंस वाली रही है। ये वॉशिंग मशीन आप देखिए, ये इसका जो ब्रांड है ये भाजपा वाला वॉशिंग मशीन, और इसका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। अब देखिए ये हेमंत बिस्वा शर्मा के लेके नारायण राणे, अजीत पवार, अशोक चव्हाण, छगन भुजबल, PS येदियुरप्पा एंड ऑब्वियसली आवर गद्दार अधिकारी प्राइवेट लिमिटेड का शुभेंदु। तो बीजेपी इन सबको चोर बोला था। वैसे कांग्रेस वॉशिंग मशीन वाला जो प्रयोग आज कर रही है, ममता बनर्जी कुछ वैसा ही प्रयोग बहुत पहले कर चुकी हैं। करीब 1 साल पहले उनकी पार्टी ने एक रैली की थी जहां एक वॉशिंग मशीन रखी गई थी। उसमें ममता बनर्जी खुद काले कपड़े डालती थी और सफेद कपड़े बाहर निकालती थी। ममता बनर्जी ने उसे बीजेपी वॉशिंग मशीन का नाम दिया था। बीजेपी पर राजनीतिक हमले के लिए ममता बनर्जी का यह तरीका उस दौरान काफी वायरल हुआ। सत्ता के कलेश की दूसरी खबर बिहार से है, जहां कल इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का शुभ समाचार प्राप्त हुआ था, लेकिन सीटों के ऐलान के बाद कलेश में उम्मीद से ज्यादा तीव्रता देखी जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले 20 मार्च को पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। दिल्ली में हुआ यह विलय कार्यक्रम हेडलाइंस में ट्रेंड कर रहा था और कांग्रेस ने पप्पू यादव के आने से पार्टी के मजबूत होने का दावा भी किया था। लेकिन कांग्रेस में पप्पू यादव ज्यादा दिन नहीं गुजार पाए। अब वो कांग्रेस से बाहर होकर अकेले चलने की राह पर हैं।
दरअसल पप्पू यादव इस उम्मीद से कांग्रेस में शामिल हुए थे कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा तो पूर्णिया सीट कांग्रेस को मिलेगी और वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आरजेडी पूर्णिया पर अड़ गई, बंटवारे में सीट आरजेडी को गई, टिकट बीमा भारती को मिल गया। पप्पू यादव के अरमान टूटे तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जान दे देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया में पप्पू यादव के दफ्तर से ऐलान किया गया कि 2 अप्रैल को पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से नॉमिनेशन करेंगे, यानी कांग्रेस में उनका प्रवास सिर्फ 10 दिनों का था। कांग्रेस के साथ संकट यह है कि वो आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे को तोड़ नहीं सकती और पप्पू यादव को टिकट दे नहीं सकती। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हाईकमान ने जो तय किया है वही होगा, पप्पू यादव पार्टी लाइन से अलग नहीं हट सकते। आरजेडी कह रही है कि पप्पू यादव से नहीं बल्कि उनका समझौता कांग्रेस से है और पप्पू यादव कह रहे हैं जान दे देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर सीटों का बंटवारा तो हो गया लेकिन कलेश खत्म होने के बजाय बढ़ गया है। समझ रहे हैं ना आप, सत्ता के कलेश ऐसे ही होते हैं। 2 तारीख को नामांकन आप कर रहे हैं? प्रस्तावित है, जनता ने कहा कि 2 को आप करिए, तो वो प्रस्तावित तो है ही, उसमें क्या बहस है। जनता ने कहा 2 तारीख को करिए, तो जब जनता भगवान ही कह दिया तो प्रस्तावित तो है ही। तो बड़े हैं, आग्रह हैं, महागठबंधन का जो है उनको निभाना चाहिए। गठबंधन का जो कांग्रेस है, सभी दल है, आदरणीय पप्पू जी हैं, तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया है उन्होंने, तो जो भी कांग्रेस पार्टी का निर्देश होगा वो उनको पालन करना चाहिए। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है, जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है, वो सवाल उनसे हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं। और अब तीसरे कलेश की बात करते हैं जिसकी जड़ में कांग्रेस को आयकर विभाग का नोटिस है। दरअसल आयकर विभाग ने कांग्रेस को नोटिस भेजा है जिसमें कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपए का बकाया मांगा गया है। ये नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इस नोटिस में जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। इस नोटिस पर कलेश मचा हुआ है। कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली, चंडीगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता इसे टैक्स टेररिज्म कह रहे हैं। इसी मामले में राहुल गांधी पहले ही एक बड़ा राजनीतिक विवाद छेड़ चुके हैं, एक नई गारंटी दे चुके हैं जिससे विवाद बढ़ रहा है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। राहुल गांधी की गारंटी को बीजेपी धमकी बता रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की धमकी की भाषा है, बेहतर होगा कि कांग्रेस हिसाब दे। कुल मिलाकर सत्ता में टैक्स वाले इस कलेश के कारण राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा हुआ है। कांग्रेस इसे जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी हिसाब देने की मांग कर रही है। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। राहुल गांधी धमकी की भाषा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना हिसाब ठीक से रखती नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तभी उनको एग्जम्पशन मिलता है। समय से नहीं फाइल करिएगा तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर आपको पेनाल्टी लगता है। कांग्रेस पार्टी गई अपील में, रिजेक्ट हुआ स्टे। ₹1823 करोड़ का एक नोटिस कांग्रेस पार्टी को मिला है
इस देश की राजनीति में कभी भी किसी राजनीतिक दल पर इनकम टैक्स नहीं लगा है, लेकिन खोज कर 1994 तक भी हमें इनकम टैक्स नोटिस भेजी जा रही है। और अगर हमसे कुछ गलती और त्रुटि हुई है तो उसके प्रोपोर्शन में आप हम पर टैक्स लगा दीजिए। ये ढूंढ कर विपक्ष को तंग करने का काम किया जा रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया के नजरों से हम बचें, पहले ही कुछ इस तरह की बात करें, इसी को कहा जाता है चोर मचावे शोर। अगर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था दूसरे के लिए कुछ, कांग्रेस के लिए कुछ और जो विरोध में है सत्ता के उसके लिए कुछ, अगर ये अर्थ कानून और संविधान का लगा करके कार्यवाही की जाए तो हम सोचते हैं कि प्रजातंत्र का गला घोटने जैसा है। इनकम टैक्स ने नोटिस दिया तो नोटिस के राहत में वो ट्रिब्यूनल CIT गए, CIT से ट्रिब्यूनल गए, वहाँ से भी राहत नहीं मिली। 8 मार्च को वहाँ से राहत नहीं मिली तो फिर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से भी 13 तारीख को उनको फटकार लगी। बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन किए हाईकोर्ट ने जिससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। वैसे आयकर विभाग टैक्स चुकाने के लिए नोटिस सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं भेज रही है, कई राजनीतिक दल इनकम टैक्स विभाग की सक्रियता के शिकार हुए हैं। 2 वामपंथी दल CPI और CPM को भी नोटिस भेजा गया है। CPI को 11 करोड़ रुपए और CPM को 15 करोड़ का नोटिस दिया गया है। CPI पर आरोप है कि उसने टैक्स चुकाने के लिए पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर टैक्स के नए नोटिसों ने कलेश मचा दिया है। सत्ता के कलेश में अब चौथे कलेश की बात कर लेते हैं, जो भरी सभा में मंच पर सबके सामने शुरू हो गया है। दरअसल चुनावी मौसम में कई नेता पुरानी पार्टियों को छोड़कर फायदे के मुताबिक नए दल को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में जो कल तक विरोधी होते थे अब वो सहयोगी बन गए हैं, लेकिन पुराने बयान और पुराने इल्जाम की टीस खत्म नहीं हो रही है। दरअसल मंच पर कलेश का ये मामला राजस्थान का है। कोटा में कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल मंच पर ही लड़ पड़े। गुंजल के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने के बाद कोटा में ये उनकी पहली सभा थी। धारीवाल ने गुंजल को संबोधित करते हुए कहा, अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, अब आप ये कहिए कि आपने जो आरोप लगाए थे वो सब गलत थे। इस बयान के बाद गुंजल और उनके समर्थक नाराज हो गए और वहीं पर नारेबाजी शुरू हो गई। एक बार सुनिए दोनों नेताओं के बीच मंच पर और किन बातों के लिए कलेश हुआ। कि जो आरोप आपने विपक्ष में रह करके और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर जो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था, या और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे। वो अगर गलत थे तो मेरा समर्थन है, और अगर आप उसको वहीं दूसरी घटना सीकर के फतेहपुर शेखावटी की है। वहां भाजपा के झुंझुनू से प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के फतेहपुर चुनावी कार्यालय का शुक्रवार को उद्घाटन था, लेकिन समारोह में भाजपा कार्यकर्ता बाहरी लोगों को पार्टी में जगह देने और बागियों की एंट्री पर आपस में उलझ गए। यहां भाजपा से हारे विधानसभा प्रत्याशी श्रवण चौधरी ने मधुसूदन भिंडा और पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया की ओर से इशारा करते हुए बागियों को हार का कारण बताया। पार्टी के विधानसभा प्रभारी के जानू ने उनका विरोध किया तो श्रवण के समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जयपुर में भी ऐसा ही कुछ कलेश मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा से कांग्रेस में और कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं और समर्थकों में ठनी हुई है। बागियों ने भी पार्टियों में भूचाल मचा रखा है। पिछले दिनों हुई घटनाओं में यह साफ देखा भी जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान हुई सभाओं में समर्थक और नेता सरेआम भिड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक बयान भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी में बाहरी लोगों की एंट्री से नाराज नेताओं और समर्थकों की मन की पीड़ा अब सार्वजनिक रूप से निकलकर सामने आ रही है। बयानबाजी और टकराव के वीडियो वायरल होने से दोनों पार्टियों की फजीहत भी हो रही है। सरवण जी, मैं सबसे एक आग्रह करूंगा, एक भावुक शिक्षक, एक भावुक मोटिवेटर बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति के तकाजों में खुद को भी ढालें, यही निवेदन है। ढलना चाहिए कि नहीं? ढलना चाहिए कि नहीं? क्या गलत? क्या गलत?
कार्यकर्ताओं को लेकर आपसी में कार्यकर्ताओं की भिड़ंत है। देखिए यहाँ पे मेरा कहना यह है कि यदि कोई श्रवण कुमार जी को अव्यवहारिक कहे तो हमें यह भी बर्दाश्त नहीं है। तो इन राजनीतिक कलेशों के बीच बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए एक कमेटी बना दी है। पार्टी का घोषणा पत्र कैसा होगा, इसके लिए 27 नेताओं की एक टीम बनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैनिफेस्टो कमेटी की संयोजक बनाई गई हैं। पीयूष गोयल को कमेटी का सह संयोजक बनाया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा और किरण रिजिजू को कमेटी में जगह दी गई है। हर राज्य से नेताओं को शामिल करने की इसमें कोशिश हुई है। अप्रैल के पहले हफ्ते में इस कमेटी की पहली बैठक होगी। आपको बता दें कि 2019 में भी मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ही थे। और सत्ता की अगली खबर की शुरुआत कुछ सवालों के साथ करते हैं। क्या आप भी एंटीबायोटिक दवा मूंगफली की तरह खाते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक खाने का रिकॉर्ड भारतीयों ने बनाया है। क्या आप जानते हैं एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है? सत्ता के कई न्यूज मित्रों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर ऐसे सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल सरकारी एजेंसी NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। NPPA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के व्यापार में बड़ा उछाल आया है। साल 2018 से 2023 के बीच एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री में 11% का इजाफा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, 55% से ज्यादा मरीजों को डॉक्टर 2 या अधिक एंटीबायोटिक दवाएं लेने की सलाह दे रहे हैं। एंटीबायोटिक की बिक्री में यह उछाल ऐसी अवधि में आया है जिससे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC ने देश का पहला सर्वे किया और इस सर्वे के बाद केंद्र ने एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश दिए। इससे इस रिपोर्ट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सर्दी खांसी हो या कोई और बीमारी, अक्सर लोग डॉक्टर की सलाह लिए बिना मन मुताबिक एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से सुपर बग्स बनते हैं जिनके संक्रमण का कोई इलाज नहीं होता है। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने एंटीबायोटिक दवाओं पर एक रिपोर्ट पहले प्रकाशित की है जिसमें बताया गया था कि भारत के लोग एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें भी एजिथ्रोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक का लोग सबसे ज्यादा सेवन करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि देश के ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल मरीजों को जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक लिख रहे हैं। कोविड के दौरान यह चलन और बढ़ गया और अब तो लोग जरा सी समस्या होते ही बिना डॉक्टर की सलाह लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं। आमतौर पर एक्सपर्ट्स की सलाह यह रही है कि एंटीबायोटिक दवा का 5 दिन का कोर्स 1 साल में 3 से 4 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यह भी सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर ही लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे एंटीबायोटिक दवा तो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दी जाती है, आखिर शरीर पर इसका बुरा असर कैसे हो सकता है? आसान भाषा में समझिए तो एंटीबायोटिक दवा के ज्यादा इस्तेमाल से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। दरअसल जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स पर उनके इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं का असर नहीं होता है तो इस स्थिति को AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। यह तब होता है जब एंटीबायोटिक से लगातार किसी जीवाणु संक्रमण का इलाज किया जाता है और कामयाबी नहीं मिलती है तो वो जीवाणु उस दवा के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है। WHO के मुताबिक AMR आने वाले समय में मानवता के सामने 10 सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक MMR की वजह से हर साल दुनिया में 50 लाख लोग दम तोड़ रहे हैं। साल 2050 तक AMR से दुनिया में हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत की आशंका है। AMR के चलते हर साल दक्षिण पूर्व एशिया में हो रही 4 लाख लोग उनकी मौत हो जा रही है। हमारा एंटीबायोटिक्स जो है हमारी बैक्टीरिया के अगेंस्ट दी जाती हैं और हमारी शुरू से ही काम आती रही हैं एंटीबायोटिक्स। एक तरह से यूज़फुल भी रहती हैं कब जब आइडेंटिफाई हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और तो उसको ट्रीट करने के लिए काम आती हैं। काफ़ी रीज़न्स हैं जो एंटीबायोटिक्स में इतनी मिसयूज़ हो गई हैं और ओवर यूज़ हो गई हैं कि अब कीटाणुओं ने उनके अगेंस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए और अब वो इनएफेक्टिव हो रही हैं। फिर हमारे पास बचती है नई दवाइयाँ। अब नई दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में आने के लिए काफ़ी रिसर्च ज़रूरत होती है तो नई दवाइयाँ इतनी नहीं हुई हैं डेवलप जितनी पुरानी दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गई है। अब आइडियली या फार्मासिस्ट केमिस्ट को एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्रिप्शन दे के ही देनी चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए।